ठीक है, 45 डेज बचा हुआ है। टारगेट वाले ग्रुप में आप लोग 2 बार मैसेज करिए। फिर उसके बाद सबसे पहले ना मतलब कूल एंड काम, कूल एंड काम कंपोजर रखना है। थोड़ा सा भी पैनिक नहीं होना है। दिस यूपीएससी इज ऑल अबाउट कूल एंड काम कंपोजर। एकदम हेड को कूल रखना है, काम करना है। सबसे पढ़ाई से भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं अभी भी बोल रहा हूँ, 1 घंटा कम पढ़ना है, लेकिन जो स्लीप है ना प्रॉपर लेना है। आप 4 घंटे स्लीप ले रहे हो और एक हफ्ते के बाद एग्जॉस्ट हो जाओगे, फिर एक दिन पूरा दिन आपका गायब कर देगा। सो जाओगे, पढ़े रहोगे, झुक रहे होगे, माइंड उतना ग्रास्प नहीं कर रहा होगा। तो हमें आउटपुट आउटपुट पे भी फोकस करना है। हमारा आउटपुट क्या है, सिर्फ नंबर ऑफ आवर्स नहीं होगा। 7 आवर्स भी पढ़ के आप प्रीलिम्स आराम से निकाल सकते हो। ठीक है। इफिशियंसी मैटर, इफिशियंसी के साथ अगर 10 घंटे से 12 घंटे कोई एस्पिरेंट बोल रहा है कि हम पढ़ रहे हैं, तो 10 से 12 घंटा पढ़ाई करने के लिए आपको टेबल पे चिपक के रहना होगा 14 से 15 घंटा। तब जाके आपकी इफेक्टिव 10 से 12 घंटा होगा। लेकिन मैं इसको नहीं उतना मानता हूँ। आप इसको 10 आवर्स ही रखिए, 10 आवर्स, क्योंकि आपको 12 घंटे की सीटिंग करनी होगी, तभी ये निकल के 10 आवर्स हमारे पास आएगा हाथ में। और प्रोडक्टिविटी पे फोकस करना है। ठीक है। और आज है आपका 9 9 अप्रैल। 9 अप्रैल है 2025। और 24 अप्रैल तक कुछ छूटा हुआ है तो आप उसको कवर कर लीजिए। वो भी 50 पेजेस से ज्यादा ना हो। कुछ चैप्टर्स आपको लग रहे हैं इंपॉर्टेंट है, आप मिस कर चुके हो, और उसको अगर कंप्लीट करना है तो 24 अप्रैल से पहले आप उसको फिनिश कर लीजिए जो छूट गया है। 25 अप्रैल से कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। 25 अप्रैल ऑनवर्ड कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। अभी आपके पास 15 दिन यहाँ पे बचे हुए हैं। 15 डेज, 15 डेज में जितना पढ़ना है, नया पढ़ना है, कवर करना है, कर लीजिए। लास्ट ईयर जीएस पेपर 1 में कट ऑफ गया था 75 पॉइंट समथिंग। इसको मान लेते हैं 76 कट ऑफ गया था। और सी सैट में हमें कितना लाना है बताइए? 68 66। मार्क्स। ठीक है, 68 मार्क्स राउंड फिगर में लाना है ना? तो इसमें अगर आपका 25 मई को 82 मार्क्स आया, आप बहुत सारे डिफरेंट कोचिंग का आंसर की एग्जाम देने के बाद आंसर की से मैच कर रहे हो, आपका 82 मार्क्स आए, तो देर आर चांसेस। और जीएस पेपर 2 का मैच करें तो आपका 62 पे स्टक कर गए। प्रीलिम्स किसी भी कीमत पे नहीं निकल रहे, नहीं निकले। ठीक है। तो 15 दिन, जैसे मैं आपको अगर डायरेक्टिव थोड़ा सा मतलब ऑथोरिटेरियन टाइप का मैं साउंड करूं यहाँ पे और आपको बोलूं कि 24 अप्रैल तक, ठीक है, उस जो इससे पहले कर ले रहा है, 24 अप्रैल तक सी सेट पे पूरा कमांड करके उसको अपने हाथ में रख लीजिए। और 25 अप्रैल को अगर पेपर आपको हम आ, दें सॉल्व करने के लिए, तो आपको 80+ मार्क्स उसमें आए। तो आपका प्रीलिम्स 100% कोई रोक नहीं सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता। बस ये इसको मेंटेन करके चलना है, डेली 2 घंटे 3 घंटे रिवीजन करके। और जितना आप पढ़ चुके हो बेसिक चीज जीएस पेपर 1 के रिगार्डिंग और एलिमिनेशन टेक्निक, आप लोग मैसेज नहीं करिए, माइक ऑन करके बोल सकते हैं। एलिमिनेशन टेक्निक और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से जो भी, और फिर उसके बाद रीडिंग कम्प्रीहेंशन वाला सारा चीज से प्रीलिम्स आसानी से हमें निकल जाएगा। हमें नहीं लगता है कि आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम आ रहा होगा। और पूरा सा धैर्य बना के रखना है। और काम कंपोजर, नींद को ना सबसे पहले मुझे लगता है ना कि स्लीपिंग को प्रायोरिटी देनी है। एक साउंड स्लीप लेके अगर 2 घंटे लेट से भी सुबह में उठे और साउंड माइंड के साथ आप बिस्तर से उठे, तो वो स्टूडेंट ज्यादा 4 घंटे में कर लेगा इन कंपेरिजन टू दोज वो 4 घंटे नींद लेके उठा है। ठीक है। तो हमें स्लीपिंग पैटर्न, फिर उसके बाद पहला नंबर प्रायोरिटी, दूसरा नंबर अरे अप्रोक्स प्रायोरिटी। कितने आवर सोए और? अब डिपेंड करता है, मुझे तो 7 घंटा चाहिए अच्छे से परफॉर्म करने के लिए।
6 से 7 घंटे के बीच की नींद हमें चाहिए। कोई 6 8 घंटे भी चाहिए तो 8 घंटे आप सोइए, 8 घंटे भी सोइए। पहला चीज, इसेंशियल में स्लीपिंग, ये कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। 1 घंटे कम पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, 1 घंटे आप कम डेली पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। स्लीपिंग अच्छे से होनी चाहिए, अच्छा एकदम साउंड स्लीप। उसके बाद हेल्दी डाइट, खाना अच्छे खाओ आप। तीसरा नंबर में मल्टीपल रिवीजन। रिवीजन जो नहीं कर रहा है, अब मैं 3 घंटा बोला था, अब मैं यहाँ पे 4 आवर्स आज बोल रहा हूँ कि 3 घंटे से बढ़ा के 25 अप्रैल तक 4 घंटे 4 घंटे रिवीजन करना है। और फिर उसके बाद 25 के बाद 6 घंटे, 7 घंटे तक रिवीजन चलेगा। क्योंकि हम आपको यहाँ पे बोल रहे हैं कि 20 जो भी छूटा है 24 अप्रैल तक पूरा कर लीजिए। फिर बाद में हमको नहीं बोलिएगा कि मेरा इन्वायरमेंट छूट गया सर, वो छूट गया, नंबर सिस्टम छूट गया, रेशियो प्रोपोर्शन नहीं पढ़े है, रीजनिंग का वो चैप्टर छूट गया है। अभी भी 15 दिन आपके हाथ में है, जो भी छूट गया है उसको कर लीजिए। 25 अप्रैल के बाद कुछ भी नहीं पढ़ना है, सब चीज रिवीजन चलेगा। बस करंट अफेयर को 1 घंटे पढ़ना है, करंट अफेयर को डेट करना है। सर थोड़ा लेट हो गए हैं, कोई बात नहीं, अभी स्टार्टिंग ही है। पहला नंबर पे साउंड स्लीपिंग, हेल्दी डाइट, मल्टीपल रिवीजन। जब रिवीजन करने जा रहे हो ना तो मेंस को साइडलाइन कर देना है। मेंस एग्जाम का जो भी कंटेंट होगा आपकी बुक में, लक्ष्मीकांत, एक्सपेक्ट फ्रॉम इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, उन सब चीजों को थोड़ा सा साइडलाइन करके पीटी सेंट्रिक, अब पूरा तरीके से पीटी सेंट्रिक हो जाना है। पीटी सेंट्रिक, ठीक है। 25 क्वेश्चन मैंने मैंडेटरी करा था, जो बात मानते हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। 25 2024 से ग्रुप में मैंने बोला था कि 2024 से स्टार्ट करके 2011 तक जाइए। 25 क्वेश्चन, यानी 25 अप्रैल तक ये काफी चीजें कवर कर लेगा। फिर उसके बाद इसको धीरे धीरे बढ़ाना है, 30 करना है, फिर उसके बाद 35 करना है, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, ऐसे करके 40 तक और 50 तक ही रखना है। इसको 50 से ऊपर नहीं ले जाना है। ऐसे करके बार बार रिवीजन करना है, पीवाईक्यू को डेली शामिल करना है। ठीक है। छठा चीज हम बता रहे थे कि आपको हमेशा बी पॉजिटिव, हमेशा आशावादी बनना है। कोई नहीं जानता एग्जाम में क्या होने वाला है, 1 महीने की पढ़ाई भी एग्जाम में काम नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको एकदम बी पॉजिटिव रहना है, निगेटिविटी से दूर रहना है। और यहाँ पे पॉजिटिव की बात इसलिए आई है कि बहुत सारे लोग बोलेंगे हम स्किप कर दें, तो ठीक है आप स्किप कर देना, लेकिन आप डिसीजन लेना 20 मई को। जो अभी बच्चे हैं फर्स्ट टाइम दे रहे हैं और बहुत सारा इशू चल रहा है लाइफ में, और प्लस एकेडमिक एग्जाम्स वगैरह भी चल रहे हैं, तो आप डिसीजन ले ला 20 मई को, अभी से बैठ जाओगे। ये 45 डेज जो हमारे पास है ना, इज इक्वल टू, अभी पढ़ लोगे, इज इक्वल टू 120 डेज है। अंडर प्रेशर 45 डेज में जितना पढ़ लोगे वो 120 दिन में भी प्रीलिम्स के बाद नहीं कवर कर पाओगे। और बहुत सारी चीजें नहीं सीख पाओगे, प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाता है, एग्जाम से एक हफ्ता पहले कैसा फील होता है। ठीक है, तो स्किप करने का अगर आप सोच रहे हो तो आप 20 मई के बाद डिसीजन लेना, इसके ऊपर अब सेकेंड थाउट देना ही नहीं है। जो भी होगा आप हमें कॉल करना, टाइम लेना, हम लोग साथ में बैठेंगे, डिस्कस करेंगे कि प्रीलिम्स को 25 मई को अटेम्प्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन 20 मई तक ये डायलेमा नहीं आना चाहिए कि हम प्रीलिम्स दे कि नहीं दे, देना ही है। 20 मई तक ऐसे हमें आगे भागना है, दौड़ना है, तैयारी करना है कि हमें 25 मई को एग्जाम देना है। 20 मई को डिसाइड हम दोनों मिलकर करेंगे। कोई लोग अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं फील करना है कि मैं तो बुखार ही लूंगा। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस फील करोगे एग्जाम में फेल होके हम्बल हो जाओगे। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस इज वेरी हार्मफुल। बैलेंस लेके चलना है, बी कॉन्फिडेंट बट बी बैलेंस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। 8 नंबर में हमने लिखा है करंट अफेयर के पीछे बहुत लोग भाग रहे हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, जब मैं सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन जर्नी में था तो मैं वाजीराम की क्लास कर रहा था। वाजीराम मंथली करंट अफेयर भी फ्री में हम लोगों को देती थी। तो मैं वाजीराम का करंट अफेयर पढ़ने का आदत हो गया था। लेकिन मेरे जो रूममेट थे वो 2 बार इंटरव्यू और
और बहुत अच्छे थे वो, अभी फैकल्टी हैं इनसाइट आईएएस में, तो वो मेरे सीनियर भी थे। तो मैं उनका रूममेट था, तो वो मुझे बार बार बोलते थे विजन का पढ़ो, विजन का पढ़ो। बोले नहीं, मुझे यही अच्छा लग रहा है। हाँ मतलब विजन में थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड वे में और बुलेट फॉर्म में रहता था। और बाजीराम का करेंट अफेयर एक पैराग्राफ, छोटा छोटा पैराग्राफ में रहता था, मुझे काफी अच्छा लगता था। लेकिन मैं उनकी बात को एक अटेम्प्ट तक नहीं सुना। लेकिन मैं एक दिन जब वो एक महीने का जब विजन का करेंट अफेयर उठा के पढ़ा, तो मुझे लगा कि मैंने काफी ब्लंडर कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैं विजन से चिपक गया। तो करंट अफेयर के लिए कोई भी इंस्टीट्यूट का मैगजीन नहीं लेना है। PT 365, 95%, 95 बहुत, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है कि कोई अगर बड़ा आपका सीनियर बोल रहा है तो आपको हीट करना चाहिए। 95% एस्पिरेंट PT 365 पे ही रिलाय होते हैं। और वही आपके कंपटीटर होते हैं, उनसे क्वेश्चन जो बनेगा आपसे भी बनना चाहिए। नहीं बना, नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी नहीं बना। सर एक क्वेश्चन है। हाँ, सर ओबला और एग्जाम में सर करंट अफेयर्स का योगदान कितना है सर पीटी में? कि ये बच्चे वाली सवाल है ना, कि करंट अफेयर से कितना क्वेश्चन आता है, यही ना क्वेश्चन है आपका? बताइए, बच्चा वाला क्वेश्चन। मतलब हम्म 17 से 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन। ठीक है। तो करंट अफेयर के सोर्सेज के लिए PT 365, अगर मान लीजिए आप मंथली, यहाँ पे अब 2-3 क्वेश्चन, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आएगा कि हमने मंथली मैगजीन पढ़ रखा है तो PT 365 पढ़ेगी नहीं पढ़ेगी। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि सर PT 365 में बहुत सारे पेजेस है, मैं उसको कैसे कवर करूँ। आप 1 साल 2 साल से सब कोई तैयारी कर रहे हो, तो आपको तो मालूम है ना कि कौन सा टॉपिक प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा कंटेंट मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो मंथली मैगजीन विजन का पढ़ रखे हैं, तो वो जब PT 365 उठाएंगे तो उसको वहां पे एक ओवरव्यू, 10-20 सेकेंड 1 मिनट की बात है, ओवरव्यू कर लेंगे, और जो मंथली मैगजीन में छूट गया है उसको वहां से कवर कर लेंगे। तो दैट इज डूएबल। ठीक है। 15 क्वेश्चन तो कंफर्म है। अगला अगला चीज पे ध्यान देना है। अगला चीज पे ध्यान देना है। मैंने लिखा है टेस्ट सीरीज जो आप लोग दे रहे हो, ठीक है, उसके स्कोर को इग्नोर करना है। इसमें 50 40 से लेके 80 तक स्कोर आते होंगे। जो वेटरन होगा वो 190, 110, 120। स्कोर को इग्नोर करना है। और टेस्ट सीरीज का पर्पज होता है नॉलेज को इन्हांस करना। नॉलेज को इन्हांस करने के पर्पज से कुछ इंपॉर्टेंट या कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, उसको वो छूट गया है स्टैटिक करते वक्त, तो उसको वहां से कवर कर लेना है। और फैक्ट्स वगैरह और ट्रेंड को टेस्ट सीरीज थोड़ा सा देखती है, ये सब चीजें देखना है। ठीक है। स्कोर को इग्नोर करना है। 30 मार्क्स आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका प्रीलिम्स नहीं होगा, और किसी का 90 मार्क्स आ रहा है तो उसका प्रीलिम्स होगा। दोनों में से किसी का प्रीलिम्स होने वाला नहीं है। स्कोर पे ध्यान दीजिएगा। तो नॉलेज को इनहेंस करना है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को ठीक करना है, फैक्ट्स एंड ट्रेंड को करना है। मैंने लास्ट टाइम ही बोला था, एक A4 साइज पेपर लेना है और उसको 20 से डिवाइड कर देना है। और टेस्ट सीरीज वगैरह दे रहे हो तो, या PYQ ही दे रहे हो तो बुलेट बुलेट पॉइंट बना के ऐसे करके नोट कर लिए, ऐसे करके नोट डाउन कर लिए, और यही हमारा मल्टीपल टाइम रिवीजन करेगा। करंट CSE 2024 में कुछ नया नया ऐड किया, जैसे स्पोर्ट बुक्स। हाँ, तो वो सब चीज तो आप देखेंगे ना। ठीक है। 11 नंबर में हमें क्या फोकस करना चाहिए था? PYQ जो हमने करा रखा है, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, अल्टीमेट वही काम आने वाला है। ठीक है। अल्टीमेट वही काम आने वाला, थोड़ा सा स्नैपशॉट डालेंगे हम। और अल्टीमेटली कॉमन सेंस, यूपीएससी का प्रीलिम्स कॉमन सेंस ही है, जितना पढ़ लिए अब कुछ होने वाला नहीं है, कॉमन सेंस करना है। ठीक है। और आप लोग बताइए कि रिवीजन कैसे कर रहे हैं आप लोग? सर ये पहली बार आया। हाँ शायद, या इस बार भी आएगा। देखिए, अगर रिसेंट रिसेंट में अगर कुछ
इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑर्गेनाइज्ड हो या स्पोर्ट्स गेम्स वगैरह, तो उसको देख लेना है, ज्यादा नहीं ध्यान लगाना है उधर। अपना देखो, सर हमेशा हमेशा बेसिक से हमें जुड़े रहना चाहिए। हमें अल्टीमेटली 50 क्वेश्चन ही टारगेट करना है। जीएस में 50 क्वेश्चंस पे ही टारगेट करना है। और हमारा जो कट ऑफ डिसाइड होता है ना, वो इजी क्वेश्चन पे ही डिसाइड होता है। हार्ड क्वेश्चन नहीं बना है, ठीक है। इजी क्वेश्चंस और मॉडरेट क्वेश्चंस ये गलत नहीं होने चाहिए एक्यूरेसी लेवल पे। अगला है 12 नंबर, मैं क्वेश्चन दूंगा। 12 नंबर, एक्यूरेसी को इनहेंस करिए। हाँ बोलिए। बोलिए। सर हम टेस्ट नहीं लगा रहे, टेस्ट जिस दिन दिए उस दिन पूरा दिन हमारा खराब जाता है, पूरा कॉन्फिडेंस डाउन चला जाता है टेस्ट दिए तो। तो क्यों क्यों कॉन्फिडेंस डाउन हो जा रहा है? सर मार्क्स कम आ रहे हैं उसमें, तो कुछ में उसमें अच्छे मार्क, आते हैं, कुछ में बहुत ही गंदे मार्क्स आते हैं। रेंज क्या है मार्क्स का? सर उसमें ना हाफ क्वेश्चन ही सही होते हैं, कोई भी टेस्ट लगा लो 50 ही करेक्ट होते हैं, उतना ही होते हैं, उससे ज्यादा जाते ही नहीं वो आगे। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 50 सही होते हैं ना, तो जो 50 सही होते हैं उसको छोड़ देने का। और जो 50 गलत होता है, तो उसको एनालाइज करिए। और वो स्टेटमेंट में सिली सिली चीजें इधर उधर करता है, तो उस पर ध्यान नहीं देना। ठीक है। आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना दिन और मूड बिल्कुल खराब नहीं करिए। आप लर्निंग एक्सरसाइज के तौर पे उसको लीजिए। किसी का 40 भी आता होगा, 50 तो ठीक है, 50 सही हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सर अल्टीमेटली एक हमें सब्जेक्ट का एक टेस्ट दिए तो बस ना, उतना काफी है ना। एक टेस्ट एक सब्जेक्ट का क्या, फिर से बोलिए। एक सब्जेक्ट का एक ही टेस्ट लगाना तो उतना काफी है ना। मॉक फुल लेंथ लगा रही हैं आप? नहीं सर, सेक्शनल सेक्शनल। सेक्शनल लगा रही हैं? दो दो, तीन करिए, अभी टाइम तो बहुत है। तीन करिए। ठीक है सर। तीन करिए। हाँ, तीन करिए, 300 क्वेश्चन गैदर हो जाएंगे। और ये वाला अप्रोच रखिए। जो गलत हो जा रहा है तो उसको यहाँ पे नोट डाउन करिए। तीन करिए, एक बहुत कम हो जाएगा। तीन करिए। और पीवाईक्यू को नहीं छोड़िएगा, है ना। ये पीवाईक्यू को नहीं छोड़ना है। और सर हम इस टाइम ना रिवीजन ही ज्यादा कर रहे हैं, उसी में आप टाइम सही चला जाता है 5-6 आवर। सही कर रही हैं, वो बहुत वही आपका नैया पार कराएगा। ठीक है, रिवीजन ही नैया पार कराएगा। आप ये बताइए कि 10 सेक्शनल टेस्ट आप लगा भी लेंगी ज्योग्राफी का या इकोनॉमी का, तो आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। आप उससे जवाब दीजिए। नहीं सर। और रिवीजन अगर 10 बार आप कर चुकी हैं हर सब्जेक्ट का, प्रीलिम्स निकलेगा आपका, जी सर, है ना। डेफिनेटली। हाँ डेफिनेटली, तो आप जो कर रही हैं वो अच्छा कर रही हैं। टेस्ट सीरीज नहीं लगा पा रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 10 बार रिवीजन कर ले रही हैं। और यूपीएससी का ही अगर 2011 से लेके 2024 तक लगा पा रहे हैं और 10 टाइम्स रिवीजन कर ले रहे हैं। सी सेट में भी वही, GS1 और सी सेट में भी यही, नहीं कुछ हो रहा है किसी से, तो बस इस पे आके रिलाई हो जाइए। यहाँ पे करिए, फिर उसके बाद जितने भी चैप्टर्स पॉइंट और रीजनिंग में है उसको 10-10 बार रिवाइज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बस इतना ही काफी है प्रीलिम्स निकालने के लिए। प्रीलिम्स में करना ही क्या है, हमें 100+ मार्क्स लाने हैं जीएस पेपर 1 में, और 80 मार्क्स लाने हैं जीएस पेपर 2 में। सर आप करंट अफेयर्स का कुछ क्लास करा सकते हो। करंट अफेयर्स देखो, कुछ भी नहीं आने वाला वहां से। एक सेंटेंस वहां से आएगा, एक कॉन्सेप्ट वहां से आएगा, एक चीज वहां से आएगा, एक चीज वहां से आएगा। ठीक है। चारों को आपको इकट्ठा करना होगा उसको आंसर देने के लिए। तो वो आंसर कैसे आप निकाल पाओगे? वो रिवीजन से निकाल पाओगे, जितना रिटेन कर सकते हो। रिवीजन का पर्पज क्या है? रिटेन करके आपको एग्जाम हॉल में ले जाना। ठीक है। आप ये बताइए कि मान लेते हैं 25 से लेके 40 तक ही आप 100% श्योरिटी वाला क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है। 100% श्योरिटी के साथ। मान लेते हैं बीच में आप अराइव करती हैं, तो 32 क्वेश्चन आपने 100% श्योरिटी वाले के साथ करा।
आपका मार्क्स आ गया, माइनस करके मान लेते हैं 30 ही करिए आप। आपका मार्क्स आ गया निगेटिव मार्किंग लेके, 60 मार्क्स आपके आ गए जीएस पेपर वन में। ठीक है। 40 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन बच गए आपके पास, जिसमें से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। 50 क्वेश्चन में आप एलिमिनेशन टेक्निक लगाओगे तो आराम से आपका 25 क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे। 25 क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे। और इसमें से भी अगर आप 1/3 निकाल दोगे, मान लेते हैं 50 में से 25 सही हुआ, 50 में से 25 सही हुआ, 26 26 सही हुआ और 24 गलत हुआ। इसका 1/3 निगेटिव मार्किंग 8 यहाँ से निकाल लीजिए। कितना बच जाता है? 18। 18 × 2 आपके पास नेट 36 मार्क्स आ जाता है। और यहाँ पे 36 को लाके ऐड कर दीजिए, तो प्रीलिम्स क्वालिफाइड है। ठीक है। लेकिन सीसैट में जो 67.66 का है ना, 68 मार्क्स का, ये 25 अप्रैल तक टारगेट रखिए कि इसको हमको निपट लेना है। नहीं तो ये आप लोगों को निपट लेगा अच्छे से। जो भी छूट गया है, अभी 15 दिन समय है, 15 डेज टाइम है, 24 अप्रैल तक ये वाला। 24 अप्रैल तक जो भी छूट गया है सी सेट में, रीजनिंग में, न्यूज पेपर वन में, या करंट अफेयर्स कोई PT 365 कवर नहीं कर पाया है, उसको कवर करके 24 अप्रैल तक आप एकदम गंगा में स्नान कर लीजिए। फिर उसके बाद रिवीजन ही चलेगा। 12 घंटा पढ़ना है, 8 घंटा रिवीजन करना है, और 4 घंटा टेस्ट सॉल्व लगाना है। सर सीसैट के कॉम्प्रिहेंशन के कुछ सेशंस और ले लीजिए, उसमें दिक्कत आ रही है। दिक्कत आ रही है तो 1-2 ईयर्स का मैं रिकॉर्डिंग करके डाल दूंगा। आप देख, बहुत लोग, बहुत कम लोग देख रहे हैं, पता नहीं 60 लोग, 60 सेशन अटेंड करते थे लास्ट लास्ट में मैंने देखा। लेकिन 60 व्यू है तो वो डबल व्यू वाला भी उसमें काउंट होता होगा। मुझे नहीं लगता सब लोग देख रहे हैं। देखो अल्टीमेटली क्या है ना, कि अभी जो 45 डेज है, काफी क्रूसियल है। आप सबसे पहले ना बेसिक चीजों को प्रायोरिटी दीजिए। और यूपीएससी एसेंशियल 2 दिन में जस्ट हम आने वाले हैं आपके पास। वही 10 इयर्स यूपीएससी का, फिर उसके बाद 5 इयर्स 5 इयर्स करके आपको बताएंगे कि आपको कहाँ पे स्पेक्ट्रम में इंफोसाइज करना है, इकोनॉमी में कहाँ पे इंफोसाइज करना है, बायोडाइवर्सिटी में कहाँ, आर्ट एंड कल्चर में कहाँ पे, बुक्स एंड ऑथर्स पूछ रहा है तो वहाँ पे क्या क्या करना है। बेसिक चीजों को साथ में लेके चलिए। रीडिंग कम्प्रिहेंशन में किसी का 24 भी सही हो रहा है, किसी का 22 भी सही हो रहा है। रीडिंग कम्प्रिहेंशन क्या है, वो कोई जादू वगैरह नहीं है, सिंपली खुद करते हैं कि यहाँ पे एक पैसेज है। हमने कुछ भी ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें नहीं बताई हैं, ये पैसेज है। अगर आप पैसेज पढ़ के यहाँ पे जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। इससे अच्छा मैं बोल रहा हूँ कि 20 सेकेंड्स थोड़ा सा और लगा लो पैसेज पढ़ने से पहले, और 2 स्टेटमेंट को इलिमिनेट कर दीजिए। अब जाके पैसेज पढ़ लीजिए, शुरू का 2 लाइन या लास्ट का 2 लाइन। और छोटा छोटा पैसेज है तो पूरा पैसेज ही पढ़ सकती हैं, और 4 वर्ड जो मैंने बताया उसके मास्टर कर लेना है। और अब यहाँ पे चूज करना आपके लिए काफी इजी होगा। आपको लग रहा है कि नहीं ये गलत, मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया है, तो इसको भी एडिट कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आपका जो एक्यूरेसी लेवल है ना, वो इनहेंस हो जाएगा। और 22 24 तो होना ही चाहिए सही। काफी लोगों को फायदा हो रहा है, लोग मैसेज करते हैं हमें। रीडिंग कम्प्रिहेंशन में तो मान लेते हैं चलो 22 भी नहीं हुआ तो यार एटलीस्ट 20 तो होना चाहिए। 22 काट पीट के तो आना चाहिए 20। और 10 मार्क्स उधर से, 10 क्वेश्चन उधर से नहीं हो सकता है। इसी से प्रीलिम्स तो हमें लग रहा है कि सबका क्लियर होना चाहिए। और कोई बोल रहा है कि मेरा इन्वायरमेंट छूट गया, पूरा छूट गया तो छूट गया। 50 क्वेश्चन ही करने हैं। इलेक्ट्रॉनिक का सेशन आपने कर रखा है तो सारा चीज इजी हो जाएगा। एक नाजिम ने मुझे फोन करा, उसने बताया कि सर मैंने, नाजिम तुम खुद से बताओ, साइंस इनटेक का क्या बता रहे थे उसे फोन पे, बताओ माइक ऑन करके। जी सर। सर बताओ। साइंस एंड टेक में ये है कि मैंने अभी साइंस एंड टेक में ना ही तो कोई लेक्चर किया है, और ना ही कोई बुक वगैरह पढ़ी है, ना ही किसी के नोट्स पढ़े हैं। उसके बावजूद भी जब मैं PYQ लगा रहा हूँ, तो आपके सेशन के माध्यम से मैं वही टेक्निक यूज कर रहा हूँ जो आपने बताई थी। तो उसमें अगर 5 क्वेश्चन साइंस एंड टेक के हैं,
तो मेरे कम से कम दो तो सही हुए हैं, जिसमें तीन या कहीं कहीं चार भी सही हो जाते बिना पढ़े बिना कोई लेक्चर अटेंड करे पढ़े सारा नहीं हो रहा। अल्टीमेट गाइड क्या है? अल्टीमेट गाइड ब्रेनस्टॉर्म सेशन और बेसिक चीजें। फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आया तो वो गलत नहीं होना चाहिए। डीपीएसपी से आया तो वो गलत नहीं होना चाहिए। जैसे फंडामेंटल राइट्स 12 to 35 हमें याद होना चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो भी याद होना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज वो भी याद होना चाहिए हमें। ये सब बेसिक चीजें इकोनॉमी में अभी रिजर्व बैंक ने अभी रेपो रेट को कट करा है या इंक्रीज करा है सर, जैसे मेरे आंख के सामने से फ्लैश हुआ था न्यूज। तो वो करने से क्या होगा? मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा या कम होगा? बेसिक्स चीजें, ठीक है, बेसिक चीजों पे ज्यादा कमांड करना है। रिसोर्स को लिमिट करना है। मतलब अपने आप को बांध देना है। ग्रुप में कोई भी पीडीएफ इधर उधर का शेयर नहीं करेगा लोग। रिसोर्स को लिमिट करना है। रिसोर्स को लिमिट करिए। अपने पढ़ाई को ना ऑप्टिमाइज ऑप्टिमाइज करिए। आउटपुट पे फोकस करिए कि हम 10 घंटा लगा रहे हैं तो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है। मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा अल्टीमेटली लास्ट में कि अगर किसी से कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो वो अपने क्लास नोट्स को, रिवीजन नोट्स को या सेक्शनल टेस्ट या मॉक टेस्ट लगा के जो नोट्स बनाए हैं और जो बेसिक नोट्स हैं, बेसिक बुक्स हैं, 10 टाइम्स उसको रिवाइज कर लीजिए। 2013 से 24 तक सी सेट को देख लीजिए। और जो भी चैप्टर्स क्वांट में रीजनिंग में कर रखा है उसको कर लीजिए। और जो लेक्चर्स यूट्यूब पे है रीडिंग कम्प्रीहेंशन के वो कर लीजिए। 20 नंबर तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। और आपको 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन यहाँ से लेके आना है और काम खत्म हो जाएगा। आपको पीटी क्वालिफाई करना है ना कि टॉप करना है। और अल्टीमेटली लास्ट में जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करिए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए और रीडिंग कम्प्रीहेंशन सॉल्व करिए। तो पीवाईक्यू जब सॉल्व करती हैं ना आप या करते हैं आप, तो आपके सामने सिचुएशन अराइज होता है। ठीक है। लास्ट वाले 2-3 सेशन में मैंने हाईलाइट करा था कि सिचुएशन अराइज होता है। जैसे ए, बी, सी, डी सिचुएशन अराइज हुआ, एक एलिमिनेट हुआ, तीन एलिमिनेट नहीं हो पाया। ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या क्या लॉजिक लगाया, इसको थोड़ा सा ना मंथन करना है। ठीक है। डीप एनालाइज करना है कि अगर यहाँ पे ये 30 सेकेंड 1 मिनट सोचना है कि अगर ऐसा सिनेरियो एग्जाम हॉल में उत्पन्न हो जाए कि सिर्फ मैं एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पाई और तीन ऑप्शन के साथ स्टक हो गए, तो फिर आगे ये जो तीन स्टेटमेंट है, मान लो ये तीन स्टेटमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है और एक को गलत हुआ और वन तीन में फंस गए, तो लेकिन फिर भी आपने सही टिक कर लिया, तो आपको ये मंथन करना हो कि एग्जाम में अगर ये सिनेरियो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करते समय आ गया तो हमें वहां पे क्या स्टेप करना होगा। अभी से ही सोच के रखना होगा। इसी को अगर दूसरे वे में लिया जाए कि हमने दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, यहाँ पे हमें एक्यूरेसी लेवल करने के लिए राइट लॉजिक पे क्लिक करना होगा। तो फिर यहाँ पे आपको सोचना होगा कि अगर ऐसा ही अगर सिनेरियो हमारे पास मान लो चार स्टेटमेंट का हो, एक कर दिए और तीन में स्टक कर गए और आपको पिक करना है राइट, तो यहाँ पे थोड़ा सा सोचना है पॉज करके कि एग्जाम में अगर ऐसा सिनेरियो हमारे पास आया तो हम एग्जाम हॉल में क्या डिसीजन लेंगे। अभी से अपने माइंड को ट्रेन करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी ऐसे ही 7 लेक्चर पढ़ा हुआ, सबको मैं बोल रहा हूँ फालतू के लेक्चर्स नहीं पढ़े हुए, हमारे पास उतनी फंडिंग नहीं है और मेरे पास भी उतना टाइम नहीं है कि हम थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट करके अपने सब्सक्राइबर बढ़ाएं। लेकिन जो जेन्युइन कैंडिडेट्स है वो आ रहे हैं, हमें एक टॉपर चाहिए बस। उस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 3 लोग आए हैं हमारे पास, दो साउथ इंडिया से और एक इंदौर से। तो वो तीनों लग रहे हैं कि रैंक होल्डर है क्योंकि उनको पता है इंपॉर्टेंस उस चीज का। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या करना है कि आप 1 पॉइंट, मैं धीरे धीरे बोलता हूँ उसमें, तो 1.5 पे लगा कर या डबल टिक करके 10-10 सेकंड पार करके इंपॉर्टेंट चीज आइए और उसको वीडियो को पॉज करिए। फिर उसके बाद खुद से सॉल्व करिए और देखिए कि एग्जाम में पैसेज दूसरा रहेगा लेकिन सिचुएशन हमारे पास यही अराइज हो जाएगा। उस सिनेरियो में हम कैसे राइट आंसर पे पहुंचेंगे, ये थोड़ा सा एक एक मिनट का 20 सेकंड 30 सेकंड लगेगा हर क्वेश्चन पे एक्स्ट्रा। ये थोड़ा सा सोचना है, डीप एनालाइज करना है, ठीक है, डीप डाइव करना है, डीप थिंकिंग करनी है।
और मैंने सोचा है कि प्रीलिम्स इसेंशियल्स में कुछ पढ़ाना उढ़ाना नहीं है, एक दो लेक्चर लेके आएंगे, आप लोग बताइएगा कि फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो फिर हम लोग कुछ और लेके आएंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन को थोड़ा सा, जितना पिछले बार तो काफी एग्जॉस्टिव सेशन हुआ था, इस बार क्विक एकदम फ्लैश टाइप का लेके आएंगे और उसको थोड़ा सा हैंडल करेंगे। अल्टीमेटली आपका सारा नॉलेज धरा का धरा रह जाएगा जब तक आप उसको अप्लाई करना नहीं जानेंगे, ठीक है? तो ये वाला एक्सरसाइज आप लोग कल से स्टार्ट करिए, ठीक है? क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ऑप्शंस हो गए, ए बी सी डी, ठीक है। दो ऑप्शन को हम लोग इलिमिनेट कर दिए, दो ऑप्शन पे स्टक हो गए। अब आपको यहाँ पे अभी से ही अपने माइंड को ट्रेन करना होगा कि यहाँ पे 1 और 3 है, यहाँ पे 2 और 3 है। तुरंत ही करना है कि 3 को तो हमको पढ़ना नहीं है, ठीक है, 3 ऐसे ही सही है। 1 और 2 पे, स्टेटमेंट 1 और 2 यहाँ पे है। अब यहाँ पे सोचना होगा कि हम 1 के साथ कैसे जाएंगे, 2 को कैसे सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन में कीवर्ड्स को देखेंगे कि अगर सस्टेनेबिलिटी की बात है और यहाँ पे स्टेटमेंट 2 में सस्टेनेबिलिटी है या कुछ ग्रीन है, लॉजिक लॉजिक बिल्ड करिए, ठीक है। और अभी से ही ट्रेन करिए। ये तो ठीक है, 3 3 सही हो गया, लेकिन अब एक को सिलेक्ट करें कि 1 को सिलेक्ट करें, आइदर टू गो विथ 1 और 2। अभी से ही मंथन करिए। उसी तरह पॉइंट में भी आप कर सकते हैं, जैसे डैनियल मेरी का जो पॉइंटिंग का सेशन था, तो वो बता रहे थे कि वो काफी अच्छा उन्होंने बताया कि ए बी सी डी है, तो ए के साथ जैसे कुछ टेस्ट करना था वहां पे, तो ए ऑप्शन में नहीं, डी से स्टार्ट करिए टेस्ट करना। एग्जामिनर आपको थकाना चाहता है 3 गलत देके, तो नीचे से टेस्ट करिए, फिर सी करिए, फिर बी करिए, फिर डी करिए, मतलब स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ, ठीक है। तो अभी से ही सारा ना एक छोटा सा नोट्स, एक पेज में सिर्फ नोट्स बना लीजिए कि एग्जाम में सारा हथियार खत्म हो जाएगा, तो आपका माइंड ही, दिमाग ही वहां पे रहेगा और वही काम आएगा। तो अपने ब्रेन को अभी से ही ट्रेन करना है कि हम कैसे एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ गया और आपका अटेम्प्ट 70 से क्रॉस कर ही नहीं रहा, 70 तक जीएस पेपर 1 में हुआ है, यानी आपका फेल होना तय है। मिनिमम 85 ले जाना है। 85 ले जाने के लिए कैसे करोगे, यही सब चीजें काम आएगा। यानी यहाँ पे रेटाफिकेशन कुछ भी काम नहीं आने वाला है, आपको यही सब चीज, एनालिटिकल चीज काम आएगी, यही सब चीज काम आएगी। और मुझे और मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन पहली बार में उतने अच्छे से समझ में नहीं आया, और रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा फ्लैश पॉइंट टाइप का, एक रैपिड रिवीजन टाइप का, जो क्वेश्चंस को कट डाउन करके वहाँ पे चीज़ों को फिर से बता दिया जाए और एक प्लेलिस्ट बना के वहाँ पे डाल दिया जाए। मेरी तरफ से खत्म हो गया, आप लोग बताइए क्या क्या बोलना है कुछ एक्स्ट्रा। हम्म। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जैसे वो नाज़िम ने भी अभी कुछ देर पहले बताया था वो प्रोडक्टिविटी इशू, तो मैं भी वो फेस करती हूँ। सर आपने बोला था कि मॉर्निंग में ही अगर मॉर्निंग सेट होगा तो सारा दिन अच्छा जाता है, बट सर मॉर्निंग में ही अराउंड 6 AM व्हेन आई स्टार्ट स्टडिंग अप टू 11 आई फील दैट एग्जॉशन। और उसके बाद जो मैं पढ़ती हूँ तो मैं पूरा एक्टिवली सर उसमें इन्वॉल्व नहीं होती हूँ। आई एम जस्ट रीडिंग द कंटेंट, बट आई फील लाइक कि ठीक है ये कंप्लीटली मेरे ब्रेन में इनकॉर्पोरेट नहीं हो रहा है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सर सेकेंड थिंग इज कि टेस्ट सीरीज का एनालिसिस। सर टेस्ट लिखते हैं, 100 क्वेश्चंस कर दिए, उसके बाद जो हर कोई मतलब बोलता है कि एनालाइज करे, सर उस एनालिसिस में भी काफी ज्यादा टाइम चला जाता है। 3 आवर्स, मुझे 3 आवर्स, मेरा 3 आवर्स जाता ही जाता है टेस्ट के एनालिसिस में। तो सर उसको कैसे कम करें और कैसे करनी है वो एनालिसिस, ताकि अगर हमें ऑप्शन से कुछ नई चीज मिलती है वो हमें याद रहे एटलीस्ट एग्जाम तक। और तीसरा सर वो कौन किस चीज को हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए और कैसे, हाउ शुड वी गो विद द PYQ एंड टेस्ट, कि अगर नया कंटेंट मिलता है किस चीज को हम नोट डाउन करें नहीं करें, तो वो समझ नहीं आ रहा सर। भी सबसे पहले ना टेस्ट एनालिसिस पे आते हैं। जैसे आप टेस्ट सॉल्व कर रही हैं, तो मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, और विच ऑफ द फॉलोइंग दिस एंड दैट, और 2 और 3 स्टेटमेंट आ गया, और यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी डी आ गया। जस्ट 10 सेकेंड आप दीजिएगा, 3 स्टेटमेंट है, हाँ, 1 ओनली, 1 और 2, 1 और 3, 3 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट है, 1 ओनली, 1 और 2, 1 और 3, 3 स्टेटमेंट है, 1 ओनली, 1 और 2, 1 और 3, 3 स्टेटमेंट है, 1 ओनली, 1 और 2, 1 और 3, 3 स्टेटमेंट है, 1 ओनली, 1 और 2, 1 और 3, 3 स्टेटमेंट है, 1 ओनली, 1 और 2, 1 और 3, 3 स्टेटमेंट है, 1 ओनली, 1 और 2, 1 और 3, 3 स्टेटमेंट है, 1 ओनली, 1 और 2, 1 और 3, 3 स्टेटमेंट है, 1 ओनली, 1 और 2, 1 और 3, 3 स्टेटमेंट है, 1 ओनली, 1 और 2, 1 और 3, 3 स्टेटमेंट है, 1 ओनली, 1 और 2, 1 और 3, 3 स्टेटमेंट है, 1 ओनली, 1 और 2, 1 और
टू एंड थ्री, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऐसे आया। इसका आंसर हम मान लेते हैं वन एंड टू है। ठीक है, इसका आंसर हमने पीछे जाके देखा टेस्ट सीरीज में, इसका आंसर ये है, यानी ये आंसर नहीं है, इसका करेक्ट आंसर बी है, वन एंड टू। यानी स्टेटमेंट वन एंड टू करेक्ट है और स्टेटमेंट थ्री इनकरेक्ट है। अब ये स्टेटमेंट ये तीन गलत क्यों है? ठीक है, और पीछे जब हम फ्लिप करके देखेंगे पेज को, तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया होगा। बस आप जाके देखिए कि ये स्टेटमेंट थ्री गलत क्यों है। गलत है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे नोट लगा दिया, यहाँ पे कुछ स्वैप कर दिया, यहाँ पे कुछ कंटेंट को अल्टर कर दिया, तो इस स्टेटमेंट को आप रीफ्रेश करके पीछे से देख लिया कि इस स्टेटमेंट में क्या कहाँ गड़बड़ी है, इसको सही से अपने अपने तरीके से रिफ्रेश कर लिया या पीछे से ही कॉपी पेस्ट कर लिया, और इसको जो मैंने बताया एक लाइन में नोट डाउन कर लीजिए। मान लेते हैं आपको स्टेटमेंट वन सही था, टू सही था, और आपने सही टिक कर दिया, या आप इस क्वेश्चन को स्किप कर गए, तो तीन लाइन में ये तीनों स्टेटमेंट को, वन एंड टू तो सही था, तो वन एंड टू को सही करके ऐसे करके तीन लाइन में निकल जाइए, और पीछे एक पैराग्राफ का जो एक्सप्लेनेशन है उसको स्किप करिए। उस जब वहां पे जाइए तो कर्सरी व्यू रखिए और थर्ड को एग्जामिन करिए कि ये थर्ड स्टेटमेंट गलत क्यों हुआ। तो इससे ना काफी समय बचाया जा सकता है कि क्वेश्चन भी पढ़ा, फिर पीछे जाके पूरा एक्सप्लेनेशन दो पैराग्राफ का, तीन पैराग्राफ का, वो स्टेटमेंट वन को भी एक्सप्लेन करेगा, टू को भी एक्सप्लेन करेगा, थर्ड को भी एक्सप्लेन करेगा। पूरा पढ़ने से अच्छा है कि हम जाके देख लेंगे कि ये थर्ड क्यों गलत हुआ, और उसको राइट राइट रिफ्रेश वे में इसको यहाँ पे लाके नोट डाउन कर लीजिए, और इसको बाद में रिवीजन मोड में डाल देंगे। और पहला क्वेश्चन आपका है कि इफेक्टिवनेस के साथ, तो नाजिम काफी अच्छे तरीके से वो मॉर्निंग में डालता है। जैसे मान लीजिए मैं कहूंगा ना कि सुबह में अगर मान लीजिए 6 AM से आपका स्लॉट स्टार्ट होता है, तो पहला 1 घंटे का रखिए, 7 AM, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, या 7-10 AM से फिर स्टार्ट करिए, फिर 8 AM पे खत्म करिए अपना सेशन। फिर उसके बाद 8-10 से अगर फिर आपको लग रहा है कि एग्जॉस्टिव फील हो रही है, तो फिर आप इसको आधे घंटे का करिए, 8 to 8:30, फिर 5 मिनट का ब्रेक करिए। ऐसे आपका थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा, लेकिन वो ज़्यादा इफिशियंट होगा। फिर 8:40 से 9:15, ऐसे करके स्लोट लगाइए। और हाँ, एक चीज ना आप ये करिए, सभी लोग लंच करने के बाद तुरंत पढ़ाई करने नहीं बैठिए, 15 मिनट का पावर मैप लीजिए, पावर मैप, सॉरी, नींद नहीं भी आ रहा जैसा है। मेरा मेरा इशू ये रहता है, मैं 6 से कंटिन्यूअसली 11 तक बैठती हूँ टेबल पे, मैं ब्रेक नहीं लेती, तो सर वो रीजन हो सकता है मैं एग्जॉस्ट हो रही हूँ कि मुझे वही तो रिटेंशन नहीं रीजन, हो रहा है क्योंकि मैं ब्रेक इतना शॉर्ट टाइम के बाद नहीं लेती हूँ। नहीं वही रीजन ही है, और कोई दूसरा रीजन नहीं है। वही रीजन है। आप बताइए कि 4 घंटे आप रेगुलर बैठे रहेंगे टेबल पे, माइंड को थोड़ा सा भी रिलैक्स नहीं देंगे, अल्टीमेटली वी आर ह्यूमन। फिर उसके बाद आप लिक्विड ले रही हैं कि नहीं, बार बार आप ड्रिंक ले रही हैं कि नहीं। ठीक है, तो वही इशू है और कोई इशू नहीं है। आप इस तरीके से फॉलो करिए, सब कोई फॉलो कर सकते हैं, ये काफी इफेक्टिव है। ठीक है, लेकिन इस दौरान दो तीन चीजों का ख्याल रखना। जब इस तरीके से लेंगे तो जैसे मान लो यहाँ पे 10 मिनट जा रहा है, 5 मिनट जा रहा है, 10 मिनट 5 मिनट जा रहा है, ऐसे, तो यहाँ पे तीन चीजों का ख्याल रखना है कि मोबाइल मोबाइल को यूज नहीं करना है, फिर आंख पे स्क्रीन नहीं ले जाना है। ठीक है, ऐसे ही अब 11 बजे रात तक हमें कंटिन्यू करना है। मोबाइल को छूना नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंट कॉल है, मैसेज है, घर से उधर से कोचिंग का ये वो, आप उसको अटेंड कर सकती हैं, लेकिन इंस्टाग्राम के रील नहीं चलने लगे हैं, इधर उधर व्हाट्सएप वगैरह नहीं चलने लगे। दूसरा चीज ये है कि हाँ, मतलब मतलब थोड़ा सा सीरियसनेस लाना होगा। मतलब दो दो दोस्त यार गए चाय पे, साथ में गए, मजाक मजाक कर लिया, हंसी मजाक करके जो भी 2 घंटे में पढ़े थे या घर में ही है, कुछ चुटकुला और जोक हो गया, और ये 2 घंटे का टोटल ब्रेन से निकल गया। मतलब मंथन करते रहना होगा, हमने ये पढ़ा था, वो पढ़ा था। और सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि मान लेते हैं 18-15-7 का रिवोल्ट हमने 6 से लेके 7 AM तक करा, 10 मिनट,
थोड़ा सा बैठ के रिकॉल करनी है। आपको लगेगा कि ये 10 मिनट मेरा प्रोडक्टिव नहीं है, लेकिन बिलीव मी यही आपका प्रोडक्टिव है। यहीं से जो आप 10 मिनट रिकॉल करेंगी या करेंगे आप लोग, यही अल्टीमेटली एग्जाम हॉल में आपको याद आएगा और कुछ याद नहीं आएगा। मोबाइल को यूज नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा सीरियसनेस रहना है। 45 डेज में आपका लाइफ चेंज होने वाला है। प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा, कोई वैल्यू नहीं देगा, डिमोटिवेट हो गया आप लोग। प्रीलिम्स क्लियर होगा, 4 महीना आगे अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। अनफॉर्चुनेटली इस बार अगर रैंक नहीं आया तो अगली बार देखो, एग्जाम निकालना है तो लिखना ही पड़ेगा मेंस का, है ना। मेंस लिखना ही पड़ेगा, इंटरव्यू देना ही पड़ेगा। जब पूरा लाइफ इस पे स्टेक लगा हुआ है आप लोगों का, तो काफी सीरियसनेस के साथ 45 डेज, एक एक दिन कैसे निकल जाएगा आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा। रमजान का 30 दिन कैसे निकला पता चला आप लोगों को? ठीक है, तो वैसे ही सर 45 डेज निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो यही सब करना है और यही सब करिए। 2-3 दिनों में हम लोग कुछ लेके आते हैं आपके लिए, और 2-3 साल का और कम्प्रिहेंशन सॉल्व करके डाल देते हैं यूट्यूब पर। और आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब वगैरह करिए, और 900 लोग हैं सब्सक्राइब करते ही नहीं है, तो डिमोटिवेटेड तो हम खुद रहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रीच बढ़ाइए आप लोग, और मेहनत करिए ज्यादा, ठीक है, मेहनत करिए ज्यादा। और स्मार्ट स्ट्रेटेजी, रिवीजन कुछ भी नहीं हो रहा है ना, बस ये फॉलो करिए, प्रीलिम्स निकल जाएगा ये वाला। इसको अच्छे से करिए, और हर क्वेश्चन जहाँ पे ब्रेन स्टॉर्म टेक्निक लग रहा है, ब्रेन स्टॉर्मिंग इलिमिनेशन मेथड लग रहा है, आप वहाँ पे पॉज करके आप सोचिए, रीडिंग कंप्रीहेंशन में भी, पॉइंट में भी, कि एग्जामिनेशन हॉल में ये सिनारियो आ गया, मैं थक गया, ठीक है, फिर पेपर को कैसे सॉल्व करना है हम लोग एक दिन उस पे सॉल्व मतलब डिसाइड कर लेंगे। और अभी से बहुत लोग मॉक कर रहे हैं ना, तो अभी से इस तरीके से मार्किंग करते चलिए, इसको आदत बनाइए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 है, तो ऐसे ना, अगर 100% श्योरिटी वाला ये है तो इसको तो सॉल्व नहीं करनी है। फिर उसके बाद अगर 50-50 है तो 1/2, एक ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए तो 1/3। तो लास्ट मोमेंट में आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया हूँ मैं, इसमें 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया हूँ, फिर उसमें जाके सॉल्व कर लेना। तो ऐसे आइडेंटिफिकेशन करने में काफी आसानी होगी क्वेश्चन के ऊपर। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है ना, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, तो ये 100% सॉल्व कर ली है, 100% सॉल्व कर ली है। यहाँ पे 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, इसमें 1 ही कर लिए, तो 1/3 लिख दीजिए यहाँ पे। ऐसे आपको पहचानने में आसानी होगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा, टाइम बचेगा। क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, एक दिन हम लोग लाइव लाइव 2024 का क्वेश्चन को स्क्रीन शेयर करके ले लेंगे हम लोग, और वहां पे देखेंगे कि कैसे हम लोगों को एग्जाम हॉल में नेविगेट करना है। यही सब चीज है, मोटिवेटेड रहिए। पहले मेरे हिसाब से आप लोग जितना पढ़ चुके हो, करंट अफेयर्स का क्या रोल रहेगा एग्जाम में, वही पूजा सोनी, वही रोल रहेगा। 15 से 17, 18, 19, 20 क्वेश्चन रहेगा, 15 तो रहेगा मिनिमम, ठीक है। और वो प्लस इंटीग्रेटेड रहेगा, इकोनॉमी से ज्यादा रहेगा थोड़ा सा। तो यही है, 15 दिन टाइम है ना, 5 दिन में तो 5, 7, 8, 8 दिन में नादिया खानम सर इफ मंथली मैगजीन्स कर रहे हैं तो PD 365 की नीड नहीं है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आपने जब कर रखा है तो एक बार कर लो। नहीं करना है तो लास्ट का 2 मंथ का नहीं आता ना, 1 मंथ का नहीं आता, तो फिर वो कहाँ से करोगे? तो न्यूज़पेपर से करोगे तो न्यूज़पेपर से, आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है करिए, एग्जाम निकालिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो PD 365 करके जाएगा तो वो 15-16 में से 16 करके आएगा। कोई भी सोर्स हो आपका, लेकिन अगर आप PD 365 को थोड़ा सा फ्लिप करके देखेंगे तो नया नया चीज मिल जाएगा, और वो रिवाइज ही होता है, वो रिवीजन ही होता है, कुछ ऐसा नया चीज नहीं होता है, बताता है उसमें। ठीक है, तो PD 365 15 दिन अभी टाइम है आपके पास, 24 अप्रैल तक। 15 दिन में अगर 7 दिन भी अगर कोई दे देता है PD 365 को, जो मंथली मैगजीन पढ़ रखा है, वो उसके लिए आसानी से हो जाएगा। और स्केच पेन यूज करिए, थोड़ा सा बोल्ड रहेगा तो हाईलाइटेड होगा, स्केच पेन यूज करिए, टू द पॉइंट, प्रीलिम सेंट्रिक हो जाइए। क्वेश्चन क्वेश्चन ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला या एलिमिनेशन मेथड वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन को जो सॉल्व कर रहे हो आप लोग, तो वहां पे 1 मिनट का मंथन करिए कि अगर सेम कंडीशन हमारे एग्जाम में आ गया तो आप वहां पे क्या स्टेप्स लोगे। एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से रिपीट नहीं होगा, होता है रिपीटेशन, लेकिन आपको याद भी रहेगा तब ना।
आपको टेक्निक ही लगाना होगा, तो उसके लिए अपने माइंड को पहले से ट्रेन करके रखना होगा, है ना। और हर वीकली हम लोग सेशन ले लेंगे। अभी क्या करते हैं कि 2 साल का रीडिंग कम्प्रिहेंशन का मैं सॉल्व करके यूट्यूब पे डाल दे रहा हूँ। और यूट्यूब पे डालने से नाजिम, जैसे नाजिम का कंसर्न है, यूट्यूब पे डालने से ना आपका टाइम बचेगा, हमारा भी टाइम बचेगा, दोनों आदमी का टाइम बचेगा। और उसको बार बार देख सकते हैं, उसको बार बार 1.5 करके 2 करके देख सकते हो। कुछ फालतू की चीजें भी डिस्कस हो रही है तो डबल क्लिक करके उस पे पहुंच के देख सकते हो। लॉजिक बिल्ड करिए, क्योंकि ये एग्जाम लॉजिक का ही है। और हम लोग प्रीलिम्स के बाद एक छोटा मोटा मेंस का मेंटरशिप भी स्टार्ट करेंगे। अल्टीमेटली ये एग्जाम कॉमन सेंस, लॉजिक, हार्ड वर्क तो है ही, लेकिन इन द राइट वे, राइट वे में करना है, ठीक है। तो हम लोग वो चीज भी कर रहे हैं, अभी से ही हम लोग सिलेबस वगैरह को कैटेगराइज कर रहे हैं, और वो सब चीज पे भी काम होगा। 25 मई तक एग्जाम खत्म हो जाएगा, 2-3 दिन का ब्रेक लीजिए। 28-29 से हम लोग तुरंत मेंस पे मिल जाएंगे, और फिर मेंस की प्रिपरेशन भी स्टार्ट करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट। अगर एग्जाम निकालना है तो करना ही होगा, नहीं तो कोई दूसरा उपाय नहीं है। अभी के लिए क्या करना है, थोड़ा सा क्विक रिकॉल जो हम लोगों ने बात करा है 1 मिनट में समराइज करते हैं। कि अल्टीमेटली देखो सिंपल सा है, 3 लाइन में खत्म करके खत्म किया जाए। पीवाईक्यू, एक चीज मैंने जोड़ा, मंथन। पीवाईक्यू पे मंथन करिए कि एग्जाम में ये सेम सिनारियो आ गया तो आप वहां पे कैसे राइट आंसर तक डिडक्ट करोगे। क्वेश्चन में जाके कीवर्ड खोजोगे, या फिर ऑप्शंस में देखोगे कि राइट राइट स्टेटमेंट्स कौन सा है, कौन किसको निगेट कर रहा है। इतना हम लोगों ने जो ताबिया, हमें याद है मुनज्जा ताबिया पहला सेशन छोड़ी थी, दूसरे सेशन से आ गई थी वो रेगुलर, नाजिम, ध्यानद्रोप, और बहुत सारे लोगों का नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ। तो आप उनसे पूछो, मतलब तो ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन में काफी हम लोगों ने एग्जॉस्टिव बातें करी हैं। उसके बाद भी अगर आपका 100 स्कोर नहीं जा रहा है रिवीजन वगैरह बेसिक्स बूस्ट करने के बाद, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक रहा। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि आपके पास वो दोबारा लेक्चर अवेलेबल नहीं है, तो हम उसको स्नैपशॉट टाइप में उसको यूट्यूब पे डाल देंगे, सबका फायदा होगा। और इसको थोड़ा समराइज करें हम लोग, तो यूपीएससी एसेंशियल में 1-2 लेक्चर हम लोग डालते हैं, देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं, फोकस करेंगे। स्पेक्ट्रम में बहुत सारे 40 चैप्टर्स हैं, तो 40 चैप्टर्स में कौन से चैप्टर्स पे ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे 1-2 सेशंस लाएंगे, आपको दिखाएंगे। अगर आप बोलोगे कंटिन्यू करने के लिए तो हम कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज हम लोग कुछ और फिर सोचेंगे। 45 डेज बच गया है। टारगेट टारगेट हो चाहे नहीं हो, नींद सही होना चाहिए, ठीक है। कूल एंड काम कंपोजर रखिए, स्लीप प्रॉपर लीजिए, और आउटपुट पे ज्यादा ध्यान दीजिए रादर देन। तभी आप इतना समझदार हो और आप 7 4 घंटे 5 घंटे रेगुलर टेबल पे बैठोगे, तो डेफिनेटली वो एग्जॉशन होना ही होना है, ठीक है। सर और एक्चुअली वो फोमो की वजह से, बिकॉज आई थॉट एवरीवन इज स्टडीइंग 14 घंटे 15 घंटे, तो मुझसे नहीं हो रहा वही चीज चौदह से। घंटे 14 घंटे पढ़ने वाले का होगा नहीं। 14 घंटे पढ़ने के लिए हमें टेबल पे कम से कम 17 घंटे बैठने होंगे इफेक्टिव। पढ़ना और प्लस इफेक्टिव स्टडी करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। और ग्रुप में कोई ऐसे नहीं मैसेज करेगा, ठीक है कंटिन्यू इन प्रोग्रेस, यानी आप दूसरे लोगों को मतलब वो ग्रुप बनाया गया है कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट लाने के लिए, ना कि स्कम हो जाने के लिए, दूसरे के प्रेशर अंडर प्रेशर स्कम हो जाने के लिए, ठीक है। तो हम लोग को इस कम नहीं होना है, एक दूसरे सीखना है कि वो अगर उतना कर ले रहा है 24 घंटे में, और सेम 24 घंटे मेरे पास है, तो मुझसे क्यों नहीं हो रहा है। तो ये मैसेज नहीं कर रहा है कि इन प्रोग्रेस। सिंपल सा सुबह में जो आपका टारगेट है वो लिख कर जाइए, शाम में रात में 11 बजे हो रहा है, 2 बजे हो रहा है, 3 बजे हो रहा है, सेकेंड मैसेज उतना ही बजे डालिए जब कंप्लीट आपका हो जाए। नहीं हो रहा है तो बीच में टाइम कहीं गड़बड़ गया है, तो फिर अगले दिन उसको बैक बाउंस बैक करिए और उसको मेकअप करिए, ठीक है। कट ऑफ बहुत लो जा रहा है, 76 एंड 68, ठीक है। मैंने बताया कि 82 यहाँ पे आएगा तो चांसेस होंगे आपके, आप खुद बोलोगे कि चांसेस तो है मेरे। लेकिन यहाँ पे जहाँ 62 आ गया या 66 पे आके अटक गए, तो आपका वहाँ पे पूरा एकदम ड्रीम और प्रीलिम साइटर्ड हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। और 24 अप्रैल तक सबका सी सेट में 80+ मार्क्स आने चाहिए। अब सोच लो आपको कैसे लाना है। और एक चीज मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमारा एग्जाम सिंपल सा है, मैं और भी लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। 25 मई को मेरा एग्जाम है,
25 मई को एग्जाम है, हमें मालूम है GS 1 में 76 कट ऑफ गया था, और सी सेट का फिक्स है कि हमें 68 मार्क्स लाने हैं। और एग्जाम से एक महीने पहले, यानी 25 अप्रैल को, अगर हम टेस्ट लगाते हैं और इतना बेसिक मिनिमम भी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है ना। सर इतना पीवाईक्यू में आना चाहिए या फिर जो टेस्ट हम लोग मार्केट से लगा रहे हैं उसमें इतने स्कोर आना चाहिए सी सेट मार्केट में? मार्केट में भी इतने आने चाहिए, 76 तो आने चाहिए। मार्केट में भी लगा रहे हो, 38 क्वेश्चन अगर मार्केट में लगा रहे हो, 38 क्वेश्चन सही नहीं कर पा रहे हो, तो दिस देयर इज सीरियस इशू है ना वहाँ पे आपके साथ। एग्जाम के एक महीने बचे हुए हैं, और 25 अप्रैल तक की बात हो रही है। 25 अप्रैल को आपने GS 1 का रैंडमली जाके मार्केट से टेस्ट सीरीज ले लिया, या ऑनलाइन अवेलेबल है या फ्रेंड से मंगवा दिया, और 25 अप्रैल को आपने सॉल्व करा। 38 क्वेश्चन भी नहीं हो पा रहा है सही, और सी सेट 68 जो बेंच मार्क है वो नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। सीरियस इशू है कि नहीं है? जो लास्ट ईयर का कट ऑफ है एग्जाम से पहले, उतना कट ऑफ 100% प्रीलिम्स निकालने के लिए ये दोनों तो कट ऑफ पार होना चाहिए, फिर भी नहीं सर हो रहा है तो हाँ, बोलिए। सर मैंने आज टेस्ट दिया था 2015 का। हम्म। तो सर उसमें मैंने टाइमर से 2 आवर्स में किया था, तो मेरे 100 मार्क्स आ रहे थे सी सेट में। लेकिन सर हम्म। फिर भी बहुत टेंशन हो रही थी उसके बाद कि एग्जाम हॉल में इतना शांत तो नहीं हुआ जितना शांति से आज दिया था, तो इस टाइप के थॉट्स आ रहे थे नहीं तो वहाँ। पॉजिटिव होना है, 100 मार्क्स अच्छे हैं, सही कर रहे हो आप। ठीक है, आप आश्वस्त रहिए, एकदम कॉन्फिडेंट फील हो। देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है, और आप अभी क्या हो, लो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो। 100 मार्क्स आ रहे हैं, काफी अच्छा है, यस ठीक सर। है, उसको बस बना के रखिए आप। क्योंकि सर मैंने जो कल 2014 का दिया था एक दिन पहले, तो सर उसमें 85 ही आए थे। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं मेन मेन एग्जाम में ऐसे 70 के आसपास ना रह जाए, 60 के आसपास इसमें ना एट्टी पहुंच जाए। फाइव गया है इसमें 85 गया है, जिसमें क्वेश्चंस देखो कितने हैं, उसको नोट डाउन करिए, और उसका आंसर देखिए कि कैसे उस क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। देखो, सिंपल सा देखो भाई, मैं यस बस एक ही चीज आपसे पूछ रहा हूँ, आप सब लोग 18+ हो, और डीएम बनना चाह रहे हो आप लोग। 76 कट ऑफ गया था GS पेपर 1 में, और सी सेट का 68 नंबर लाना हमें। 25 अप्रैल तक आप कैसे लाओगे आप समझो, ये स्कोर हमें आना चाहिए। फिर उसके बाद 25 मई को हमारा एग्जाम है। नहीं आ पाता है किसी का, काफी अच्छे से क्रॉस कर जाएगा, नहीं आ पाता है तो एक महीने का गैप है यहाँ पे दोनों में, आप इसको ब्रीज करिए, इसको ब्रीज करिए। और फिर आप 20 मई को फिर आप टेस्ट लगाएं, और आपका आप फिर 76 और 68 नहीं क्रॉस कर पा रहे हो, तब मैं आपको बोल दूंगा आप मत अटेम्प्ट करो, क्योंकि ये कट ऑफ बहुत लो है, और ये तो लाना ही है। और ये सी सेट की वजह से ही ये लो हो गया है। तो हमने टारगेट रखा है कि एटलीस्ट 100+ कट इसमें, ऑफ और जी। सर ये कट ऑफ सिर्फ 2023 में गया था इतना, सर 24 में वापस इट वाज अराउंड 90। हाँ, वो अभी नहीं आया है। CSAT was, yes sir, yes sir। हाँ, वो अभी फाइनल कट ऑफ नहीं आया है, लेकिन हम आपको बहुत लो टारगेट दे रहे हैं, कि अगर 76 नहीं आ रहा है, मतलब जो भी यहाँ पे है मिनिमम 76 मैं बोल रहा हूँ, कि अगर GS 1 में नहीं आ रहा है, ये तो स्टैटिक है, यहाँ नहीं आ रहा तो प्रॉब्लमेटिक है। तो अभी से ही क्या करिए, तो सिंपल सा क्या है कि जब आप रिवाइज करने बैठिए, तो आपके पास जो लक्ष्मीकांत हो या आपका नोट्स हो, एकदम क्वेश्चन सेटर के माइंडसेट के साथ बैठिए, कि अगर आपको फंडामेंटल राइट्स में क्वेश्चंस बोला जाए बनाने के लिए या पूछने के लिए, तो आप कहाँ से क्वेश्चन पूछोगे। तो थोड़ा सा रिवीजन के समय थोड़ा सा एनालिटिकल एबिलिटी को डेवलप करिए, तो आप वहां पे पहुंचोगे थोड़ा अच्छे से। इसका क्या मैसेज था अभी? ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस और लो कॉन्फिडेंस भी साउंड नहीं होना है, ठीक है। 100 मार्क्स अच्छे हैं, सर अगर मुझे 100। एक डाउट है। हाँ हाँ, पूछिए। सर अभी ना रिसेंटली मैं विजन का टेस्ट दी थी, तो उसमें एक सवाल फॉरेन ट्रिब्यूनल्स का था। तो मुझे पता हम्म। है उसके एक्ट से है, बट बिकॉज आई जस्ट गॉट कंफ्यूज, आई मार्क्ड इट रॉन्ग। एंड दूसरा क्वेश्चन था ETFs पे, ठीक है। तो वो जो हम्म। सवाल था वो मुझे पता था, बट
जो उसके बीच के थोड़े जो ऑप्शंस थे उसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी। बहरहाल वो सही चले गया। एंड जो तीसरा क्वेश्चन था एडिशनल टायर के बारे में, पॉइंट्स के बारे में, मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा आइडिया नहीं था, बट कुछ तुक्के से वो भी सही हो गया। तो अभी यहाँ मुझे समझ में आया कि जो टॉपिक जिस टॉपिक से मैं अवेयर हूँ मैं उसमें भी गलती कर रही हूँ। जो टॉपिक मेरे लिए थोड़ी सी टफ है उसमें मुझे पता है कि कुछ चीजें हैं, लैगिंग गैप्स है, मुझे वो भी रिवाइज करनी है। एंड एक और ऐसी टॉपिक आ रही है जो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। तो अब मैं जब मेरे नोट्स में लिखूंगी या मेरे वीक एरियाज आइडेंटिफाई करने के वक्त मैं किसको किस तरह से प्रायोरिटी दूं एंड किस तरह से रिवीजन करूंगी मैं, ऐसा जब मैं आइडेंटिफाई कर रही हूँ चीजों को। आई मीन दिस इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ केओस एंड कंफ्यूजन फॉर मी। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। मेरे साथ ये क्या दिक्कत हो रही हाँ हाँ, तो मैं समझ गया बात। देखो, यहाँ पे क्या करिए कि आप जैसे एटीएल वाला और भी दो चीज आपने, ये तो समझ में आ गया कि तुक्का लगाया तो सही हो गया, ठीक है। तो है? जी सर। करना क्या है, आपका वीक एरिया आपको खुद समझ में आ गया कि आप 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन सॉल्व करें। एक जो पता था, तो जो पता था जिसमें अच्छी क्लैरिटी थी वो गलत कर गई। तो हो सकता है कि वो कॉन्सेप्ट आपके टेस्ट में, टेस्ट जो सेटर है, क्वेश्चन सेटर ने टेस्ट करना चाहा, आप फेल हो गई। आप कौन से स्टेटमेंट आपको प्रॉब्लमेटिक लगा, मान लेते हैं स्टेटमेंट 2 प्रॉब्लमेटिक लगा या आप उसके बारे में नहीं जानती थी, तो आप इकोनॉमी का जहाँ पे नोट्स बनाई हैं आप उसको जाके ना ये स्टेटमेंट 2 को उठा के वहां पे ऐड कर दीजिए जहाँ पे आप पढ़ रखी हैं। और जहाँ पे तुक्का लग जा रहा है, जैसे मान लो आप एटीएल या पढ़ चुकी हैं या दूसरी कॉन्सेप्ट पढ़ चुकी हो लेकिन थोड़ा सा वैग वैग क्लैरिटी है, तो आप स्टेटमेंट, मान लो वो दूसरा क्वेश्चन आ गया और स्टेटमेंट 3 गलत है, तो डायरेक्ट यहाँ से आप, कितना स्टैंडर्ड होता है स्टेटमेंट, इसी स्टेटमेंट में पूरा निहित होता है सारा सार। आप इस स्टेटमेंट को उठाइए, इकोनॉमिक जब एनालाइज कर रही हैं आप इसको उठा के इस तरीके से नोट्स बना लीजिए, इकोनॉमिक वाइज या पॉलिटी जो भी है, या आप अपने इकोनॉमी नोट में ही इसको ऐड कर लीजिए। तो आपको पता चलिए अपना आपका वीक और स्ट्रॉन्ग। तो देखो, टेस्ट का काम ही होता है अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता करना, वीक पॉइंट पता करना, मतलब स्पॉट, डार्क स्पॉट आइडेंटिफाई करना और उसको फिल करना। तो आप तो खुद बता रही हैं, तो ठीक है, ऐसे आप करिए तो ठीक है। फिर सर तुक्का आप हफ्ते लगा के रही 4 से 5 दिन जो है एफएलटीज में गुजर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, एवरी डे आई एम फाइंडिंग सम न्यू कॉन्सेप्ट, सम न्यू फैक्ट। एंड हर अलग अलग टेस्ट सीरीज का हो रहा है। तो मेरे नोट्स का इट्स लाइक नेवर एंडिंग प्रोसेस, सिर्फ ऐड होते जा रहे बल्कि होते जा सबसे रहे। पहले एक दिन सबसे आज मैं पहले नेक्स्ट टाइप का करी, कल फोरम का कर रही हूँ, फिर परसों विजन का कर रही हूँ, फिर उसके बाद वाजीराम का। इस तरह से ये साइकिल चल रही है। तो इट्स लाइक बिकमिंग टू बल्की फॉर मी। एंड मैं जब ये चीजें नहीं ऐड कर रही हूँ, आई एम नॉट फाइंडिंग द टाइम टू गो बैक अगेन एंड रिवाइज फॉर द सेम। बिकॉज 2 आवर्स टेस्ट को देना है, फिर 3 आवर्स उसको एनालाइज करो, कुछ भी ऐड ऑन कर लो, फिर बाकी के सब्जेक्ट कुछ सी सैट रहता है, बहुत चीजें करनी रहती है, एंड आगे बढ़ते चले जा रही हूँ। when I go back यस and सर। revise, coming too hefty for me, too difficult for me, sir। बहुत बल्कि हो जा रहे हैं मेरे नोट्स। देखिए, अभी हम लोग ना दृष्टि में काम कर रहे हैं यूपीपीसीएस मेंस टेस्ट सीरीज पे। मैं खुद रिव्यू कर रहा हूँ। आप एक सीरीज, मतलब एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज पे ही स्टिक रहिए। तो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट होता है 1 to 35 या 1 to 18, तो वो ना पूरा सिलेबस कवर करता है। फॉर एग्जांपल, पॉलिटी के 4 टेस्ट हो गए, इकोनॉमी के 6 टेस्ट हो गए, इन्वायरमेंट के 5 6, ऐसे करके वो 35 टेस्ट, 34 38 ऐसे करके टेस्ट होता है। तो मान लीजिए आप 3 4 इंस्टीट्यूट का रेफर करेंगे ना, तो ओवरलैप भी होगा और आपका जो हार्ड वर्क है वो डुप्लीकेट होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको अभी तक आपने 4 5 कोचिंग का दिया है, तो आप ये आइडेंटिफाई कर लीजिए कि आपके हिसाब से यूपीएससी के स्टैंडर्ड के नजदीक कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट आपको लग रहा है। आप आइडेंटिफाई कर लीजिए और उसी को पूरा कंप्लीट कर लीजिए, उसी का टोटल कंप्लीट कर लीजिए। और मतलब मैं बता रहा हूँ अंदर की बात, कि जब भी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जब टेस्ट प्रिपेयर करती है, वो हर टॉपिक को कवर करती है। 4 टॉपिक हम लोगों ने इस टेस्ट में कवर करा, फिर अगला जो होगा, फिर साइंस एंड टेक का अगला टेस्ट होगा, तो फिर वो 4 को छोड़ के फिर 5 से लेके 9 सेक्शन या 9 टॉपिक को कवर करेंगे। फिर थर्ड वाला होगा तो फिर वहां से 13 ऐसे करके। तो आप किसी एक को पकड़िए और उसको दीजिए जो आपको लग रहा है कि यूपीएससी के ट्रेंड और पैटर्न से नजदीक है।
और 4 वीक में लगाना मुझे लगता है कि मतलब मैं कहूँगा कि 4 नहीं लगाने का, ज़्यादा हो रहा है। तो आप ऐसा करिए कि तो लग रहा है कि आप इकोनॉमी में ठीक नहीं है, लेट से मतलब फॉर एन एग्जांपल, या पॉलिटी में या किसी भी साइंस एंड टेक में, तो उसका 4-5 सेक्शनल लगा लीजिए। और मॉक मॉक 2 दीजिए, हफ्ते में 2 दीजिए। और 2 सी सेट दीजिए, 4 ऐसे करके, या 3 भी दे सकती हैं, 4 ज्यादा हो जाएगा, 4-5। सर विजन के सारे शुरू से सेक्शनल टेस्ट सब खत्म हो गए। विजन के एफएलटीज चल रहे हैं। एंड में जो आपको ये दूसरे इंस्टीट्यूट्स का बताई ना, ये लोग के भी सिर्फ एफएलटीज चल रहे हैं, बिकॉज सेक्शनल सारे स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉलिटी, साइंस एंड टेक तक आपके सारे मार्क्स सेक्शनल टेस्ट हो आपके चुके हैं। मार्क्स कितने आ रहे हैं फुल लेंथ में? सर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे। एक रीसेंट टेस्ट में मुझे 62 आए, एंड आज के स्कोर में मेरा 45 गिर गया, बिकॉज प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही। आई एम फीलिंग वेरी एग्जॉस्टेड, लाइक हर दिन नहीं, मेरे स्कोर्स चेंज हो रहे, एंड हर दिन मेरी बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रही हूँ मैं। पेपर पे सोई जा रही हूँ मैं, जबरदस्ती लिखना पड़ रहा है। हाँ, 1 मिनट। आप 2 घंटे फुल लेंथ टेस्ट लगाती हैं, आधे घंटे का तो ब्रेक लेती होंगी, टीवी वगैरह कुछ भी, और उसके बाद 3 घंटे, 3.5 घंटे जाता होगा, तो 6 घंटे तो चले जा रहे हैं। फिर उसके बाद थक यस। जाती होंगी आप, लंच लेती होंगी, फिर यस। उसके बाद मैथ नमाज वगैरह भी पढ़ती होंगी, फोन वगैरह पे भी रहती होंगी, यस। घर पे बात करती होंगी। तो मुझे लगता है ना कि मतलब थोड़ा टेस्ट कम करिए आप, मुझे लगता है आप ज्यादा कर रही हैं, और उसकी जगह रिवीजन, जो भी टेस्ट आपने बोला है कि रिवीजन का सारा लगा चुकी हैं, तो रिवीजन में उसको डालिए। रिवीजन में डालिए, टेस्ट लगाती जाएंगी, लगाती जाएंगी, लगाती जाएंगी, और पीछे का जो जो भी आइडेंटिफाई कर रखा है, नोट्स बना रखा है, उसको ध्यान नहीं देंगी ना, तो फिर स्कोर बढ़ेगा नहीं। स्कोर बढ़ने का तरीका है, देखो सिंपल सा है ना। देखो, इसलिए मैं फुल लेंथ को सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं उसके पीछे लॉजिक बताता हूँ। एफएलटी जो होता है, एफएलटी मिक्स्ड होता है। एफएलटी मिक्स होता है, इसमें थोड़ा सा मेहनत आप करिए। आप इसको क्वेश्चन को 1 to 100 क्वेश्चन होते हैं, मिक्स्ड होते हैं। आप ना, पहले टेस्ट देने से पहले आप लिख लीजिए पॉलिटी, या टेस्ट देने के बाद पॉलिटी, इकोनॉमी, जो 5 मेजर सब्जेक्ट हैं, उसके बाद एसएनटी लिख लीजिए, फिर उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, फिर उसके बाद इकोलॉजी। और आप देखिए कि कौन सा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नोट 9, 10, 12, 14 ऐसे करके, 16, 21, 25, 38 ऐसे करके नोट डाउन कीजिए। 58, 61 ऐसे करके आप नोट डाउन करिए, और करंट अफेयर का भी ऐसे करिए। उसके बाद लास्ट में आप देखिए कि इससे 10 क्वेश्चन पूछा, इससे 12 क्वेश्चन पूछा, इससे 15 क्वेश्चन, इससे 6 क्वेश्चन, इससे 7 क्वेश्चन, फिर हिस्ट्री यहाँ पे ऐड करिए, करंट अफेयर से 15 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 9 क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए कि आपने पॉलिटी में कितना सही हुआ, 7 आउट ऑफ 10 ऐसे करके, 6 आउट ऑफ 12 ऐसे, 12 मान लीजिए आपका सही हो गया। आर्ट एंड कल्चर में 2 ही सही हुआ, ऐसे करके। इसमें इकोलॉजी में 6 आउट ऑफ 7, करंट अफेयर में आपका 4 ही सही हुआ, फॉर एग्जाम्पल। 9 में से 7 आउट ऑफ 9। अब यहाँ पे तब आपको पता चलेगा कि आपका क्या हुआ। इस तरीके से एनालाइज करिए। सेक्शनल में तो काफी पता नहीं मतलब लिखने की जरूरत नहीं होती है। तब यहाँ पे देखिए कि ये जो 3 क्वेश्चन गलत हुआ, तो कौन सा कॉन्सेप्ट, जैसे मान लो ये इसमें से एक क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से या पार्लियामेंट से पूछा, तो कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट पूछा कि आपका 3 क्वेश्चन गलत हो गया। पार्लियामेंट का कौन सा कॉन्सेप्ट आप गलत कर रही, तो पार्लियामेंट का बुक खोलिए, चैप्टर खोलिए, और वहां पे जाके देखिए कि ये वीटो राइट के बारे में पूछा है, कि कट मोशन के बारे में पूछा है, या बजट से रिलेटेड कुछ पूछा है, तो आप जाके वहाँ पे चेकआउट करिए इसको। फिर उसी तरह इकोनॉमी में आपके 6 क्वेश्चन सही हुए हैं, 6 गलत। तो जो 6 सही हुए हैं उसको छोड़ दीजिए, जो 6 गलत हुए हैं, फिर मैंने जो बोला स्टेटमेंट को ही उठा के नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे करके एनालाइज करिए, तब आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे लैग करें। बार बार आपको लग रहा है कि इकोनॉमी में आपका 50% गलत हो रहा है, 50% सही हो रहा है, तो इट शोज दैट यू नीड टू रिविजिट योर क्लास नोट्स। वैसे पता करना है ना, ऐसे मॉक टेस्ट लगाते रहेंगे, लगाते रहेंगे, लगाते रहेंगे, तो हमारा स्कोर कभी भी नहीं होगा। तो ये जो 6 क्वेश्चन गलत हुआ है, यानी 6 कॉन्सेप्ट हमारा गलत हुआ है, तो पहले उसको मेंड करना होगा ना, लर्न करना होगा, मेमोराइज करना होगा, इंटरनलाइज करना होगा, तब जाके अगला कोई एफएलटी नेक्स्ट आईएएस का लगा रहे हैं या किसी भी कोचिंग का लगा रहे हैं, तब वो वहां पे सही कर पाएंगे। नहीं तो ये बार बार गलत ही होगा, ये 6 कॉन्सेप्ट।
तो टेस्ट सीरीज का मकसद यही होता है कि उस कॉन्सेप्ट को समझना, इंटरनलाइज करना, लर्न करना, इम्बाइब करना। ठीक है, ऐसे आप अगले बार से करिए। ठीक है कि 6 में से 7 है तो ये ठीक है, 4-15 है तो ये काफी प्रॉब्लमेटिक है, तो ऐसे करके आप देखिए कि कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। मतलब ये मतलब हाइपोथेटिकल सिनारियो हम लिए हैं, सब कोई ऐसे कर सकते हैं फुल लेंथ में। ठीक है, तो ऐसे पता चल जाएगा। तो जैसे मान लो अगर आप इसको एक पेज में भी नोट डाउन कर लिए तो एग्जाम से पहले आपके पास ये अब पता रहेगा, ये मान लो 2305 इकोनॉमी का या FLT है ये, तो FLT लिख दिए, आपको रिवाइज करना होगा एग्जाम से पहले। डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर भी लिख लो कौन सा गलत हुआ है, तो 4-5-6 गलत हुआ है इसमें, तो डायरेक्ट क्वेश्चन को जाके देख लो एग्जाम से पहले, रिवीजन करना हो। अगर आप नोट डाउन नहीं करना चाह रहे हो तो डायरेक्ट आप बुकलेट में जाके रिवाइज कर सकते हो, या बुकलेट में ही हाईलाइट कर लो कुछ चीजें। ठीक है, क्वेश्चन में हाईलाइट करिएगा, एक्सप्लेनेशन में हाईलाइट नहीं करिएगा। एक्सप्लेनेशन कभी भी रिवीजन के लिए नहीं रखना है। क्वेश्चंस जो 1 to 100 प्रिंटेड क्वेश्चंस होता है उसको रिवीजन के लिए रखना है। एक्सप्लेनेशन को कभी भी रिवीजन के लिए नहीं रखना है, क्योंकि वो पूरा एकदम आपको खा जाएगा पूरी तरीके से। क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट गलत हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लो 1 2 3 स्टेटमेंट है, ये गलत हुआ है, तो यहाँ पे आप हाईलाइट करिए चीजों को कि ये गलत हुआ है चीजें, और यहाँ पे आप एडिट कर लीजिए, पीछे से रेक्टिफाई कर लीजिए। एक्सप्लेनेशन को कभी भी रिवीजन के लिए नहीं रखना है, क्वेश्चन में ही आप कट जो भी करना है, एडिट करना है, रेक्टिफाई करना है, करिए। तो ये तरीके से आप करिए स्मूथ, तो आपका मुझे लगता है कि सही से मार्क्स इंक्रीज होंगे। ये वाला चीज यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ये आपका स्कोर अच्छा है, इसमें बहुत खराब गया है, इसमें 12 में से 15 है तो ठीक है, गुड। यहाँ पे 50-50 है तो ठीक है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देने का। यहाँ पे क्वालिटी में तो 10 आउट ऑफ 10 होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 जो कॉन्सेप्ट गलत हुआ है, तो वो कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था, 3 क्वेश्चन, 1 2 3, वो जाके आप लक्ष्मीकांत में या क्लास नोट्स में आपके पास वो लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट, वहां पे जाके उसको पढ़िए। तो इस तरीके से ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? जी सर, मैं यहाँ पर बात करूंगी कि इफ आई कुड गेट परमिशन टू नॉट राइट ऑल दीज टेस्ट। एक्चुअली सर, आई एम वेरी स्कैटर्ड बिकॉज मैंने पहली बार विदाउट एनी कोचिंग, जो भी मेंटरिंग मिली मुझे यही मेंटर कनेक्ट से ही मिली है। आई जस्ट स्टार्टेड माय प्रिपरेशन इन सितंबर, सो आई एम वेरी स्कैटर्ड अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, बट आई विल ट्राई टॉकिंग विद हर। एंड अगर मुझे परमिशन मिलती है तो बहुत अच्छा होगा, एंड मैं कोशिश करूंगी सिर्फ 2 टेस्ट अटेम्प्ट करूँ। क्या परमिशन, किस चीज का परमिशन? टू नॉट राइट द टेस्ट इतने सारे। क्या तो आप जहाँ पे रहती हैं वहाँ पे मैंडेटरी है क्या सारे टेस्ट लिखना? हाँ सर, ऐसे ही कुछ है कि 5-6 इंस्टीट्यूट्स के पेपर्स खरीद लिए गए हैं एंड हम लोग को प्रोवाइड कर दिया गया है, हमें उसको सबमिट करना होता है। तो मकसूद आई खान, थिंक दे मकसूद विल लिसन। मकसूद खान सर है। मकसूद हेलो। खान सर का है, मकसूद खान सर का है, एक CEO ऑफ हज हाउस। नो सर, ये राह एकेडमी है, एक नई इनिशिएटिव है दैट वाज स्टार्टेड बाय यहाँ के पॉलिटिशियन है, ऐसे हुसैन सर बोल के। ठीक है, सो ही हैज स्टार्टेड इट। तो टोटल 3 कोचिंग का वो लोग करवा रहे हैं, आप लोग सब कुछ सुनिएगा, 3 कोचिंग का वो लोग करवा रहे हैं। तो 20 3 60 टेस्ट, 60 टेस्ट लगा के कोई पास करने वाला है? ठीक है, सर और सी 3 सेट नहीं 4। 80 टेस्ट मतलब मिनिमम। और सी सेट में आपका स्कोर क्या जा रहा है? सर सीसैट मेरा 76 to 80 में फ्लक्चुएट कर रहा है अभी तो, और इम्प्रूव करना है। ठीक है, सीसैट का ये लोग नहीं दिए, सिर्फ एक वाजीराम का दिए फुल लेंथ। ऐसा, हाँ आप ऐसा करिए कि जब आप टेस्ट देने जा रही हैं ना, तो देखिए आपको मतलब वहाँ पे रैंक भी आता होगा, है ना? यस रैंक सर। भी पब्लिश करते होंगे, तो आप उस पर ध्यान नहीं दीजिए। जब अगले बार आप टेस्ट सॉल्व करने जाइए ना, आप पहले वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करिए आप। मैं बताता हूँ कैसे एक्सपेरिमेंट करिए। पहले पॉलिटी के क्वेश्चन को देखिए, पॉलिटी का क्वेश्चन कहाँ है, पहले पॉलिटी सॉल्व करिए, फिर उसके बाद इकोनॉमी का सॉल्व करिए। अब अपने हिसाब से उसको यूज करिए, इकोनॉमी का खोजिए, इकोनॉमी का करिए, फिर दूसरे में, और मार्क्स वहाँ पे पब्लिश होता है तो उसको इग्नोर करिए। यार जो अभी रिसेंटली रिवीजन में चल रहा है जाके उसको सॉल्व करिए, बाकी को लास्ट में देखिए, करना है तो करिए। अब उसको अपने पर्पज के हिसाब से उसको मोल्ड करके यूज करिए वहाँ पे। ठीक है, चलिए। जी और सर, किसी बेहतर है। का, हाँ, और किसी का कोई शुक्रिया। क्वेश्चन, अदरवाइज रैप अप। बोलिए।
कोई बोल रहा है? किसी को और कोई क्वेश्चन? अदरवाइज विल रैप अप। आप लोग सब कुछ अच्छा कर रहे हो, लेकिन यही है कि अल्टीमेटली ना, स्टिक टू बेसिक्स। बेसिक्स से स्टिक करिए। मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। 3 घंटा चल रहा था, 4 घंटा करिए, फिर उसके बाद 5 घंटा, 6 घंटा। एग्जाम से एक महीने पहले कुछ भी नया पढ़ने का बहाना दिमाग को मत दीजिए। बहुत सारे एस्पिरेंट है जो हमें फोन और मैसेजेस करे कि सर मेरी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है। देखो, करना तो पड़ेगा। तरीका तो आपको खुद से ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, मैं मेंटर का ही काम कर सकता हूँ, आपकी जगह एग्जाम तो नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है। और मेंटर का काम काफी इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, एग्जाम में भी। और एग्जाम साइकिल से बाहर निकल जाओगे तब भी आपको कुछ डिसीजन लेना पड़े लाइफ में कुछ, तो आप अपने बड़े से मशवरा लेते हो ना, दैट इज मेंटरशिप। आप उनसे डिस्कस करते हो, अपना प्रॉब्लम बताते हो, ये स्टेप लेंगे तो क्या होगा। तो मेंटरशिप काफी इंपॉर्टेंट है। आप खुद से देखोगे, अगर मेंटर कनेक्ट आइए से आप नहीं जुड़े रहते, हमसे नहीं जुड़े रहते, तो आपकी प्रिपरेशन कहाँ, आज कहाँ पे रहती, कैसे रहती, चलता ही रहता। शिवम कश्यप सर, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन वाली पीडीएफ रीसेंड कर दीजिए, मैंने रिवीजन मोबाइल से ही कर ली। हाँ, मैं कर दूंगा उसको, थोड़ा सा मॉडिफाई फॉर्म में चल रहा है तो मैं कर दूंगा। सारा तो दिया हुआ था, आप ग्रुप में जाके डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे तो वहाँ पे सारा प्रीवियस वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो वी रैप अप। हम लोग रैप अप करते हैं। तैयारी अच्छे से करिए और यही सब चीज़ों पे फोकस करना है। स्मॉल स्मॉल मतलब टारगेट बनाइए और उसको सेलिब्रेट भी करिए। आप उसको पूरा कर लेते हैं तो उसको सेलिब्रेट भी करिए। और काम, कंपोजर, कॉन्फिडेंस, बैलेंस वे में, ना ही ओवर कॉन्फिडेंस ना ही लो कॉन्फिडेंस। और करते जाइए करते जाइए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली सी सेट पे थोड़ा सा ध्यान देना है, और 24 अप्रैल तक कम से कम 80+ चला जाए। आइडेंटिफाई करो ना कहाँ गलत हो रहा है। जैसे मैंने ये वाला बताया तो इसमें साफ पता चल जा रहा है ना। इस तरीके से आप सी सेट में भी कर लो। सी सेट में क्वांट में कितना सही हो, पॉइंट में कितना सही हो रहा है, रीजनिंग में कितना सही हो रहा है, कंप्रिहेंशन में कितना सही हो रहा है। ऐसे करके 3 सेक्शन बना लीजिए, देखिए कि कहाँ पे सुधार करना है। 10 टेस्ट आपने सी सेट का लगाया, ठीक है। एक डायरी मेंटेन करिए, 1, 2, 3, 4, 4 टेस्ट लगाया, तो इसको 3 भाग में बांट दीजिए। रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, मैथ, फिर उसके बाद रीजनिंग। इसमें टोटल मान लेते हैं 27 क्वेश्चन हुआ, तो आपने पहला बार लगाया तो 15, दूसरा बार में लगाया तो 18, तीसरा बार लगाया तो 22 आया, फिर चौथा बार लगाया तो 16 आया। ऐसे करके आप देखोगे कि कितना आएगा, तो इससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसका मिड पॉइंट निकाल के हम एग्जाम हॉल में आपकी परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपका 18 क्वेश्चन आरसी से आ रहा है। वैसे ही मैथ से आपका 10 आ रहा है, 12 आ रहा है, 15 आ रहा है, 20 आ रहा है, 10 क्वेश्चन यहाँ मैथ से आ जाएगा। फिर उसके बाद रीजनिंग से 12, 15, ऐसे करके हम एक गैप, एक मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। यहाँ से भी 10 आएगा तो 10, 10, 20 और 18, 38 यहाँ पे आ जा रहा है। तो ऐसे आप पार कर जा रहे हो। लेकिन आपको एकदम कंपोज्ड, काम माइंडसेट के साथ रखना होगा। और सी सेट के लिए स्मॉल स्मॉल फॉर्मूला और कीवर्ड्स, जो भी काम का जुगाड़, औजार, टूल्स वगैरह, आप उसको एक जगह बनाते जाइएगा, सो दैट उसको हम लोग बाद में रिवाइज करेंगे। GS1 पेपर के साथ भी और ऐसे भी रिवीजन करते हैं, तो वैसे फिर उसके बाद रीजनिंग का भी एक छोटा सा 1, 2 पेज में फार्मूला वगैरह, अल्फाबेट और ये सब, प्रोबेबिलिटी और सीरीज नंबर का जो भी ट्रिक्स वगैरह, हैक्स वगैरह, जो भी आपको जहाँ जहाँ मिलता है उसको करना है। और 1 हफ्ते में ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन का पूरा जिस्ट हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। 1 हफ्ते में 25 अप्रैल तक, ठीक है, 25 अप्रैल तक आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन का पूरा जिस्ट हिंदी और इंग्लिश में, और उसके पीछे उसके नीचे 2 हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस, और उस तरह सारा 40 रूल्स है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। 25 अप्रैल तक मैं प्रोवाइड करा दूंगा, सो दैट इजी टू मेमोराइज एंड रिवाइज द थिंग्स। उसके नीचे क्वेश्चन भी, रूल्स के नीचे 2 क्वेश्चंस भी, उसके बाद सारा चीज ठीक हो जाएगा। तो लेट्स वाइंड अप, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और बेसिक चीजों को करिए। 1, 2 दिन में यूपीएससी प्रीलिम्स एसेंशियल्स का भी कुछ लेके हम आएंगे। और 3 डॉक्यूमेंट मैं टेलीग्राम पे फिर से फॉरवर्ड कर दूंगा। टेलीग्राम जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं वो जाके जुड़ जाइएगा। 3 डॉक्यूमेंट वहाँ पे डाल देंगे, आप लोग एक बार फिर से देखिएगा कि कहाँ कहाँ पे फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बंद करते हैं। और नाजिम,
मैं ये कहूंगा कि आप ना यूट्यूब पर ही देखो, ठीक है। यूट्यूब पर ही देखिए, और अगर प्रॉब्लम है तो आप हमसे फोन पे बात भी कर सकते हैं, सबके लिए मैं ओपन हूँ। ठीक है, तो जी सर। शैल वी वाइंड अप? ठीक है। संध्या मौर्य, आपका मैसेज मुझे मिला था। आ, देखिए, 14 महीना, 13 से 14 का, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 14 से 13, 14, 15, एक साल पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा इस एग्जाम को निकालने के लिए। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे पढ़िएगा तो फिर उसी हिसाब से टाइम लगेगा। ठीक है, यूपीएससी में कुछ दुआ, ताबीज, झाड़ फूक और जादू ये सब चलता नहीं है। यूपीएससी में एक टफ कंपटीशन है, एक स्टैंडर्ड बेंच मार्क है, उसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उस बेंच मार्क तक पहुंचना पड़ेगा सिलेक्शन लेने के लिए। और लक वगैरह है तो प्रीलिम्स पास करोगे तब मेंस में थोड़ा सा लक आएगा। फिर उसके बाद इंटरव्यू में जाओगे तो ही तो होगा ना, पहले ही स्टेज में छट छट जाओगे तो फिर कैसे लक वगैरह। ठीक है, प्रीलिम्स में भी लक आता है तो 4-5 क्वेश्चन मान लो आपका तुक्का से सही हो गया, ब्रेन टेक्निक लगा, एलिमिनेशन टेक्निक लगा, सही हो गया। लेकिन सब क्वेश्चन में नहीं लगेगा ना कि आपका टोटल 100 आ जाए, तो उसके लिए मेहनत, मेहनत चाहिए लक को यूज करने के लिए। सबके साथ लक होता है, लेकिन मेहनत वालों के साथ ज्यादा लक होता है, जो उनको जो नंबर चाहिए होता है जो वो पेपर लक से ठीक मिल है, जाता है। घड़ी वाले से जी। डाउनलोड किया, सब डिलीट मार दीजिए। मैं उसी में करता हूँ, मैं सिर्फ ठीक क्लास है। इसमें करता हूँ बस। ठीक है, तो वी वाइंड अप एंड फिर हम लोग जैसा होगा वैसा हम लोग करेंगे, अगले 2-3-4 दिनों में फिर से हम लोग मिलेंगे, फिर बात करते हैं। आप लोग हमें मैसेज कर लो, फोन कर लो, आई एम अवेलेबल। ठीक है, कुछ तो बोलिए आप लोग। यस सर। यस सर, थैंक यू। यस सर, थैंक यू। ठीक है, गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट एवरीवन।